शुभ संध्या। आज हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैं बताया था कि हिंदी भाषा पढ़ेंगे और उसके अगली क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा के बारे में पढ़ते ही, हिंदी हमारी मातृभाषा है। यह हमारी मातृभाषा हिंदी अस्तित्व में कब आई? ये लगभग 1000 ईस्वी में अस्तित्व में आई और इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। मतलब सीधे तौर पर संस्कृत से नहीं आई, संस्कृत भाषा में परिवर्तन होकर के होते 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 काफी लंबे समय बाद अपभ्रंश आई और उस अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। और रातों रात ये भाषा तो बनी नहीं, कुछ समय लगा, लेकिन लगभग 1000 ईस्वी आते आते हमारी हिंदी भाषा पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुकी थी। परंतु इस भाषा को कोई दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन जब हमारे स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हो रही थी, संविधान लिखे जा रहे थे, उस दौरान 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हमारी संविधान सभा ने अपने संविधान के धारा 343 में, ध्यान देना, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हमारी संविधान सभा ने, जो संविधान सभा संविधान के निर्माण कार्य में लगी हुई थी, उस संविधान सभा ने हमारे भारतीय संविधान के धारा 343 में हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। तो अब हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है, मातृभाषा तो है ही। अब हमारे पूरे देश को भाषा के प्रयोग के अनुसार, भाषा के प्रयोग के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र है हिंदी क्षेत्र, यानी कि देश के वो हिस्से जहां हिंदी सर्वाधिक चलन में है, ज्यादातर कामकाज हिंदी भाषा में होते हैं, आम बोलचाल भी हिंदी भाषा में होती है, यानी कि सर्वाधिक इस्तेमाल जहां हिंदी भाषा का ही होता है, उन सभी क्षेत्रों को हिंदी क्षेत्र के अंदर रखा गया है। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अपना बिहार। ये सारे हिंदी क्षेत्र हो गए। अब है संपर्क क्षेत्र, यानी कि जहां पर हिंदी का प्रयोग बोलचाल में और किसी भी तरह के कामकाज में होता है, पर हिंदी क्षेत्र की तुलना में कम होता है। और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग वहां पर आसानी से अपनी हिंदी भाषा में अपनी बात को वहां के लोगों के सामने भी रख सकते हैं और वहां के लोग समझ भी जाते हैं। यानी कि ये वो क्षेत्र है जहां पर संपर्क के साधन के रूप में हिंदी का प्रयोग है। बेशक सरकारी कामकाज में नहीं है, लेकिन फिर भी जनसंपर्क के लिए, लोगों से संपर्क के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हिंदी का वहां भी प्रयोग होता है। तो उनको कहते हैं संपर्क क्षेत्र, और इसमें आते हैं पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात। तो सर्वाधिक कौन सी भाषाओं पर प्रयोग? जाहिर सी बात है पंजाब में पंजाबी का ज्यादा उपयोग होता होगा, महाराष्ट्र में मराठी का, गुजरात में गुजराती का। लेकिन फिर भी जनसंपर्क के लिए हिंदी भाषा का क्षेत्र, हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, इसीलिए इनको संपर्क क्षेत्र कहते हैं।
तीसरा है अहिंदी भाषी क्षेत्र, जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग वहां के निवासी नहीं करते हैं, आम बोलचाल में भी नहीं करते और सरकारी या किसी भी काम काज में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, उनको अहिंदी भाषी क्षेत्र बोला जाता है। तो उसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? ऊपर हमने जितने भी राज्यों की चर्चा की, इनको छोड़ करके बाकी जो भी सारे राज्य बच गए और केंद्र शासित प्रदेश बच गए, वो सब अहिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर आएंगे। आपको मालूम होगा हमारे देश में अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 28 राज्यों में से इन राज्यों में तो हिंदी का चलन ज्यादा है, यानी कि ये राज्य हिंदी क्षेत्र वाले हो गए। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और ये 3 राज्य संपर्क क्षेत्र में आ गए, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात। इन सभी राज्यों को छोड़ दें, बाकी जो भी राज्य बच गए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह वगैरह, ये जो भी बच गए, जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, वो सभी अहिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं। हिंदी भाषा में कुछ बोलियां भी हैं, कुछ क्या बहुत सारी बोलियां हैं, और उनमें से जो प्रमुख बोलियां हैं उनके बारे में हमने यहां पर चर्चा की है। तो उन बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इन प्रत्येक भाग में कौन कौन से बोलियां आती हैं वो देखें। पश्चिमी हिंदी में ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी में हिमाचली, गढ़वाली, कुमायूनी। इनमें से सबसे अधिक प्रयोग भाषा के रूप में खड़ी बोली का है। अमीर खुसरो ने इसमें लिखने की, साहित्य रचना की शुरुआत की थी और आज सर्वाधिक चलन में यही खड़ी बोली ही है। हिंदी भाषा की जो खड़ी बोली है वो सर्वाधिक चलन में है और बाकी सब भी चलन में है, लेकिन खड़ी बोली की तुलना में कम चलन में है। हिंदी भाषा को महत्व देने के लिए हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी, कुछ नेता थे, उन्होंने भी अपना बहुत सारा योगदान दिया हिंदी के प्रचार प्रसार में और हिंदी को जनसंपर्क की भाषा बनाने में और इसके विस्तार में अपना बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया। उनमें से 2 जो प्रमुख नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, उसको जनसंपर्क की भाषा बनाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इसके अलावा बहुत सारे साहित्यकार, लेखक, कवि, निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार भी हुए जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए कोशिश किया। उनमें से कुछ प्रमुख जो साहित्यकार, लेखक, कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, कथाकार हैं, उनमें से मुख्य हैं प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद, पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत,
निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गुप्त यानी कि मैथिली शरण गुप्त, वर्मा महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, देन दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, इन सभी का योगदान है हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाने में। और इन सब के प्रयासों की बदौलत आज हिंदी विश्व के, भारत ही नहीं विश्व के अधिकांश क्षेत्र में बोली जाती है, पढ़ी लिखी जाती है, समझी जाती है। और बहुत सारे देशों ने अपने शिक्षा के सिलेबस में, बहुत सारे कक्षाओं के सिलेबस में हिंदी भाषा को शामिल किया है। वहाँ पर हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, कहीं द्वितीय भाषा के रूप में, कहीं तृतीय भाषा के रूप में। और इस तरह से हिंदी अपना पांव पूरे विश्व में पसारती चली जा रही है और इसका दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत ही अच्छी भाषा है, सुसंस्कृत भाषा है। और ऐसा कहते हैं कि हमारी जो हिंदी है वो गंगा की तरह पवित्र है। क्या कहते हैं? सब कुछ हजम करने के बावजूद भी हमारी हिंदी गंगा की तरह पवित्र है। सब कुछ हजम करने के बाद भी का अर्थ है कि हिंदी भाषा के पास एक ऐसी क्षमता है कि वो किसी भी अन्य भाषा के शब्दों को अपने में घुला मिला लेती है। तो हमारी हिंदी भाषा में उर्दू के भी शब्द हैं, अरबी के भी हैं, फारसी के भी हैं, रूसी भाषा के भी हैं, फ्रेंच भाषा के भी हैं, अंग्रेजी इंग्लिश भाषा के भी शब्द हैं, जापानी भाषा के भी शब्द समाये हुए हैं। और ये तो गए विदेशी भाषाएं। हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उन भाषाओं के भी बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, इस तरह से शामिल हो गए हैं, पता ही नहीं चलता कि ये शब्द किसी देशी भाषा के हैं या विदेशी भाषा के हैं या फिर शुद्ध हिंदी के ही हैं। तो इतने सारे देशी और विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपने आप में इतनी अच्छी तरह से घुला मिला लेने और पचा लेने की जो क्षमता है वो हिंदी के पास ही है। जिस तरह से गंगा नदी में कई सारी नदियों का जल आकर के मिलता है और कई सारी नदियों का जल आता है, कई सारे नहरों का जल उसमें आकर के मिलता है, उसके अलावे भी सैकड़ों गांवों और शहरों का जो गंदा पानी है वो भी उस गंगा नदी में जाकर के मिलता है। उसके बावजूद भी गंगा नदी का पानी, गंगा जल शुद्ध होता है, वो सड़ता नहीं है। वो गंदगी जो उसके अंदर इतनी मिले होने के बावजूद भी उसमें से बदबू नहीं आती है, वो जल खराब नहीं होता है। आप सभी के घर भी गंगा जल रखा होगा, काफी लंबे समय से रखा होगा। आप देखेंगे कि उस गंगा जल में किसी तरह के कोई कीड़े नहीं पड़े हैं, उस गंगा जल में से कोई बदबू नहीं आती है, कोई खराबी उस गंगा जल में नहीं है। उसको पवित्र माना जाता है। हर शुभ कार्य के लिए, हर धार्मिक अनुष्ठान के लिए गंगा जल को शुद्ध माना जाता है, क्योंकि गंगा जल पवित्र है। ठीक उसी तरह हमारी हिंदी भी इतने सारे देशी और विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपने में पचा लेने के बावजूद भी, अपने में अच्छी तरह से घुला मिला लेने के बावजूद भी बिल्कुल पवित्र है। दरअसल हिंदी कोई भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हिंदी कोई भाषा ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता है, वो हमारी संस्कृति है और पवित्र है। ये हिंदी भाषा का महत्व है और इस महत्व को हमारे देश के लोग ही नहीं विदेशों के लोग भी समझते हैं। इसीलिए आज हिंदी का विस्तार हमारे देश में तो बढ़ ही रहा है, विदेशों में भी बढ़ रहा है, यानी कि पूरे विश्व स्तर पर हिंदी का विस्तार बढ़ रहा है। और हम सबको चाहिए कि इस हिंदी के
व्यापक विस्तार के लिए हम हिंदी का सहर्ष सहृदय प्रयोग करें, आम बोलचाल में भी और अपने अन्य कार्यों में भी, क्योंकि ये हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ ये हमारी मातृभाषा भी है। चलिए, तो ये बात हुई हिंदी की। उसके अलावा हमारी हिंदी भाषा की बहुत सारी बोलियों में भी बहुत सारे साहित्यकारों ने, कथाकारों ने, कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। उदाहरण के लिए ब्रज भाषा में सूरदास और रसखान साहब ने अपनी जो ज्ञान है उसको संजोया है और अपने विधाओं के जरिए हम तक पहुंचाया है। ब्रज भाषा में सूरदास ने और रसखान ने इनके दोहे आपने भी कभी किसी क्लास में पढ़े होंगे। उसी तरह राजस्थानी में मीराबाई ने अपना योगदान दिया है। उनकी भी कविताएं, उनके भी पद, उनके भी दोहे आपने पढ़े होंगे, उनके गीत सुने होंगे। अवधी भाषा में तुलसीदास ने रचना की। उनकी एक सबसे मशहूर जो रचना रामचरितमानस वो अवधी में ही है। हिंदी की जो बोली है अवधी उसी में है। मीराबाई राजस्थानी बोली में और सूरदास और रसखान साहब ने ब्रज भाषा में। इसी अवधी बोली में मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। मैथिली में, जो कि बिहारी हिंदी की बोली है, तो मैथिली में विद्यापति ने भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। इस तरह से इन बोलियों में कहीं आपको कबीरदास दिखेंगे, कहीं सूरदास, कहीं रसखान, कहीं रहीम। ये हिंदी के ही विभिन्न बोलियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को अपनी रचनाओं के दोहे, चौपाई, छंद के रूप में, कविता के रूप में हम तक पहुंचाया है और वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जा रहा है। तो हिंदी भाषा में हमको इतना ही बताना था। इससे संबंधित नोट्स बना करके मैंने फ्री स्टडी मटेरियल में डाल दिया है। आप वहाँ से नोट्स भी रेफर कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को बार बार चला करके आप देखें, सुने और समझें। इतनी बार इस्तेमाल करें इस वीडियो को, उतनी बार चला करके देखें और सुने जितनी बार में आपको सब कुछ खूब अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाता और याद नहीं हो जाता है। और फिर से जो नोट्स हम दे रहे हैं उन नोट्स को भी फ्री स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स वो मिलेंगे, वहाँ से नोट्स को भी रेफर करें और उनको समझ करके याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।